Thank you. Thank you very Swami. You are invited to Tamil Nadu. I have been to Tamil Nadu many times. Many times with Narayana Swami Naidu. Have been visiting beach where Narayana Swami Naidu is massive gatherings were there. I have been witness to that. And when so many farmers were killed, martyred in Tamil Nadu, we from Punjab went by Janta Express, which took about 70 hours from Amritsar to Chennai. Without purchasing tickets? Yes, with purchasing tickets. We were fine. It's not a bigger. So Punjab is a very Yes. And Narayana Swami Naidu, he never met us earlier. We came there, and there was a elephant on which we were allowed to ride, and they showed that, look, farmers of Punjab have come. It has been my privilege. And Narayana Swami Naidu, as I told you earlier, I have also been privileged to receive Narayana Swami Naidu at my place at Batala. Batala, only 17 kilometers away from Pakistan border. And we have had certain good times, good days. So anyway, I have thought about the issues which you have sent to us, and I think you have three basic issues you said I thought we will be talking about. One is the root cause of farmers' distress. Okay? And the second one is the MSP. And the third one is the farmers' lobby. I think these are the 3 points you mentioned in your program. On point number 1, I think there is a quote from Gandhi who said, you get out from the chest of farmers and they will get up themselves. तो मैं अगर I'll not be able to complete the whole my thinking in English, but I'll just mix it in something Hindi or English. So I have distributed my recent letter written to Prime Minister, wherein I have written that as Gunant has spoken about 9th schedule and Essential Commodities Act, I'll narrate my own personal experience with this. I, as a child, a fatherless child, lost my father during partition. कत्ल भारत, तो वहाँ आके जब हमें थोड़ी अलॉट हुई कुछ धरती जमीन, तो कुछ गेहूं के बोरे जो हमने निकाले थे, मैं 8th क्लास का बच्चा, मेरी बड़ी सिस्टर 9th क्लास की बहन, हम दोनों ने वो बोरे उठा के अपने छोटे से कमरे में रखे। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ, जिसने आज़ादी
कि गांधी के नारे पे, जब नारा ये था कि स्वदेशी को जला दो, तो उसने स्वदेशी जला दी, सारे अपने कपड़े वगैरह वगैरह। यस, स्वदेशी नहीं विदेशी, ठीक, विदेशी जला। सही बोला आपने, विदेशी की जला, होली जला। होली जला, यस यही है। होली जला। और वो उस वक्त की लड़की, वो सर छोटू राम की सभाएं सुनने जाने वाली, ये जो छोटी सी लड़की है, उस लड़की ने, जब वो हमें एक नोटिस आ गया, 20-25 क्विंटल हमारी गेहूं थी, सिर्फ ओनली नोटिस आ गया कि ये गेहूं निकाल दो, नहीं तो जब्त कर ली जाएगी, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। मेरी माँ ने हौका ऐसे, ये कैसी आजादी, ये कह के, तो ये आज़ादी को उस वक़्त एक किस्म का धिक्कार किया, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। धिक्कार। और आज भी जब हम ये सोचते हैं कि इस 9th शेड्यूल क्या है, इन्होंने बोला, मैं भी सोचने की कोशिश करता हूँ। 9th शेड्यूल 31B कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के कुछ महीने बाद अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू जी ने अपना बना लिया। एक कुछ महीने बाद उसमें एक तरमीम कर दी कि जो एक्ट इसेंशियल, जो 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे, उनके खिलाफ अगर कोई अग्रीव्ड है तो वो कोर्ट में जाके अपना न्याय नहीं मांग सकता। तो मेरी माँ की उस दिन की बात मुझे याद आती है, जिसने कहा ये काहे की आज़ादी, तो ये गुलामी है मेरी कि नहीं। तो मैं अभी सोच रहा था, मैंने निकाला, सॉरी गुरुस्वामी कुडंट अंडरस्टैंड, मैंने निकाला कि जो गुलाम होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उनको न्याय लेने के लिए इजाज़त नहीं है, और जहाँ वो चाहे वो जा नहीं सकते, जो वो चाहे वो कर नहीं सकते। एंड दिस इज व्हाट 9th शेड्यूल सेज। 9th शेड्यूल ये कहता है कि आप, मैंने पार्लियामेंट में कहा, सॉरी गुरुस्वामी, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड बट यू विल बी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। मैंने पार्लियामेंट में कहा, सर 3-4 मैंने पेन लगा लिए अपने, एक लाल का, एक हरे का, एक नीले का, इस इशू पे बोलते हुए। तो मैंने कहा कि आपने ये कहा है कि मैं अपनी गेहूं की होल्डिंग करता हूं, जखीराबाजी, तो ये मैंने पेन लगा रखे हैं अपने 3-4, मैंने, आप मेरे अपने पेन हैं, ये होल्ड किए हुए हैं, होल्डिंग नहीं। तो जो होल्डिंग और होर्डिंग के गिमिक में मेरे साथ, मेरी माँ के साथ अन्याय किया गया है, मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। ये आप देख रहे हो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आज मैं 55 की बात आप कर रहा हूँ, साल कितने हो, तो आई एम ए विक्टिम। तो मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो उसके आगे है। ये बेटा है गुरप्रताप सिंह, ये इंजीनियरिंग में पढ़ता था। मैं पार्लियामेंट में चला गया, राष्ट्रपति जी ने आवाज दे के कहा तू किसानों की ये बात करनी है। मैंने वहां बात की, पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन किया
कि मैं पैडी ग्रोवर हूँ, धान बोता हूँ। उसकी प्रक्रिया भी मैंने वहाँ की कि मैंने पहले पनीरी लगाई है वगैरह वगैरह, फिर मैंने निकाली है, अब मैंने पैडी निकाल लिया है। अब मैं उससे छिलका उतार के चावल निकालना चाहता हूँ। ये मैंने क्यों किया? इसलिए किया कि बेटा कहता था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, इंजीनियरिंग कर रहा था, ये कहता था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं तो अपने धान से छिलका उतार के चावल बेचूंगा। मुझे पार्लियामेंट में ये कहा गया है मेरे सवाल के जवाब में कि तू ये नहीं कर सकता। तो मैं कहा हूँ ये 9th शेड्यूल मुझे आज़ादी नहीं ना देता। मैं जो करना चाहता हूँ वो करने की इजाज़त नहीं है। मैं जहाँ ले जाना चाहता हूँ वहाँ ले जाने की इजाज़त नहीं है। मैं अपनी गेहूं को इनके यहाँ वर्धा में लेके जाने लगा था चंडीगढ़ से। मुझे चंडीगढ़ डेराबस्सी गिरफ्तार कर लिया। आई वॉज अरेस्टेड। और ये कि तू यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता, देयर आर जोनल restrictions. You was sitting MP that time. I was sitting MP. Sitting MP. और मैंने जब वो उसका प्रिविलेज मोशन किया उसके बाद पार्लियामेंट में, तो उस वक्त का डीजीपी केपीएस गिल, कौन नहीं जानता, केपीएस गिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आके दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी कि नहीं तो वो उसके ऊपर स्ट्रक्चर कर रहे थे। तो ये मेरे साथ होता रहा है। मैं विक्टिम हूँ और मैं इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं कर सकता, कोई और दोस्त होंगे तो करेंगे, इकट्ठे होकर करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जब जोशी जी के साथ मिलने का मौका लगा, हम भी भाग के गए, वो भी आए, तो लगता ये था कि हमें एक डायरेक्शन मिली है और उस डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो मेरी जो ग्राउज है वो उसका समाधान है। मेरी ग्राउज सिंपल है कि मैं अपनी खेती को अपना व्यवसाय करना चाहता हूँ। आपने कहा इट्स ए वे ऑफ लाइफ, मैं कहता हूँ इट इज नॉट ए वे ऑफ लाइफ। खेती वे ऑफ मेरे जीने का ढंग, किसानों के जीने का ढंग नहीं है, वो समझ गया। अब ये व्यवसाय है, ये व्यवसायिक संगम इसीलिए इनको कहा जाता है। तो इस तरह से ये एक तो मेरा पॉइंट मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि पैरासाइट्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में लड़ाई है। पैरासाइट्स जो कई हैं, हमारा खून चूस रहे हैं, वो हमें किसी और दिशा में, कोई किसी और दिशा में, किसी और दिशा में ले जाने की अपने बन के बात कर रही हैं कि मैं ही आपका दोस्त हूँ। मेरी एक बार बात करते करते जोशी जी से बात हुई, जब जोशी जी पंजाब में गए हुए थे, खन्ना में। तो वहां हम जा रहे थे, एक बेर का पेड़, उसके ऊपर वो बेल पीले रंग की चढ़ी हुई, अमरवेल वो चढ़ी हुई। मैं जीप चला रहा था, जोशी जी साथ थे और वो एक थे चलो खैर वो थे 2-3-4 बद्रीनाथ था, उनको बद्रीनाथ था। तो जोशी जी ने कहा रोको रोको रोको। मैंने जीप रोकी, उसको बेरी को देखा। उन्होंने कहा जैसे इस बेरी को कोई एक बेर भी कोई मुझे ढूंढ के दिखा दे।
सिंपल, हम कोशिश करने लगे, बेरी को बेर नहीं है। तब हमने हंस के वहां कहा कि ये अंबरवेल जो है इसका सारा खून चूस रही है, इसलिए इसकी बेर। तो ये पैरासाइट्स जो हमारे ऊपर हैं इस तरह के, वो हमें अपने बन के हमें रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हम नहीं होते तो धूप इतनी होती कि आपको तो धूप में मर गए होते अभी तक। तो वो बहुत वो हमें एहसान कर रहे हैं, पुल चढ़े हैं, सूरज को रोका हुआ है हमने। तो ये सारी इस तरह की व्यवस्था है। तो ये मैंने आपको ये सारी जो अनकॉल्ड फॉर स्क्वीज ऑन द फार्मर्स जैसे पैरासाइट करते हैं, वो हमारे सामने है। तो ये फिर मैं एक पार्लियामेंट की बात कहने लगा। पार्लियामेंट में कोई इशू था कॉमर्स मिनिस्ट्री का। तो उसके ऊपर बात करते करते ये बात हुई, मैंने काम किया हुआ था थोड़ा, कि ये क्यों नहीं प्रोग्राम बनते, जैसे कमिटीज बनती कि किसानों के लिए कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। तो अल्टीमेटली ये निकला कि सिस्टम में ये है कि एग्रीकल्चर को स्क्वीज करना है, लेकिन वो लिखित नहीं हो सकता। लिखित में ये होगा कि किसानों के लिए हमने ये भी करना है, किसानों के लिए हमने ये भी करना है, किसानों के तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। तो महाराज किसान ना होता तो हम कहाँ होते। लेकिन माइंड ऑफ द सिस्टम वो ये है कि किसान को स्क्वीज करके, इसको निचोड़ के, ये जो इसका जो ये वेल्थ जनरेट हो रही है, वो हमने उस वक़्त के जो अब कॉरपोरेट्स जिनको मोदी अंबानी वगैरह कहते हैं, अंबानी अडानी वगैरह, उस वक़्त टाटा बिरला बांटा थे, तो उनको देनी है, तो वो दे रहे थे उस वक़्त। मैं आपको फिर एक शेयर करता हूँ बात, पार्लियामेंट में कही हुई कि ये जो मारुति सुजुकी है वो जापान की है। वो जापान का चेयरमैन या एमडी जो भी है वो कहता है कि आई एम ए फार्मर। तो मैं हैरान हुआ। तब पता चला कि वो इसलिए कहता है कि उसके दादा ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जो रैग्स थे उनमें से कुछ टुकड़े मशीनरी निकाल के, उसके पहले जो चावल से वो ऐसे ऐसे करके चावल निकालते थे, उसने वो मशीन बना दी। उसके बाद उसने एक और किया, पंखा लगा दिया, उसने और किया, उसमें छलनी लगा दी। तो वो किसान है, उसने वैल्यू ऐड करने के लिए उसको अलाउड किया गया कि तू ये कर सकता है। जब वो मशीन बनाई तो मशीन फिर उसने किसी और का भी काम करना शुरू कर दिया। फिर दूसरों ने कहा मुझे भी एक मशीन बना दे, उसने बना दी। फिर बड़ी हैवी थी, रिपेयर करने के लिए उसने बेटे को कहा कि एक टायर किसी के, चैसी किसी की, स्टीयरिंग किसी का, इंजन किसी का, इकट्ठे करके एक जुगाड़ बना दिया और उसके ऊपर वो जाके तो उसको रिपेयर करने लगा। उसके बाद उस जुगाड़ को उसने चेयर भी लगा दी, भार ढोने वाला भी कर दिया, पाव कर लिया। तो उसका जो मल्टीपर्पज व्हीकल है उसका मतलब जापानी में है सुजुकी। जुगाड़ तो सुजुकी कहते हैं। तो सुजुकी बनने के लिए हमें इजाजत दो। तो अगर उस वक्त जब
मुझे करने दिया होता, मेरा कैपिटल छीन के उधर ना दिया होता और ये विधि ना बनाई होती, तो मैं आज सुजुकी क्या हुआ, मेरे साथ और कई लोग ऐसे होते। गुरप्रताप अगर इसको चावल बनाने की इजाज़त दी होती तो आज गुरप्रताप ये ना होता, कोई ना कोई और होता। तो ये बात मैं एक मिसाल के तौर पर, हम सभी की ये हालत है, चौधरी साहब की, इनकी, आपकी, सभी की। तो ये तो है एक बात जो ये है कि रूट कॉज हमारा क्या है। तो ये एक तो मैंने इसके ऊपर ये कहा कि रूट कॉज तो हमारा ये है कि सिस्टम में माइंड में है कि किसान जो कैपिटल पैदा करता है उसको कैपिटल किसी ढंग से छीनना है और वो छीन के किसी और को देना है, इंडस्ट्रियलाइज वो करेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, इंडस्ट्रियलाइज होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं करना चाहता हूँ तो मुझे क्यों नहीं करने दिया गया? ओके बस सिंपल। एक तो ये जो है, मैं समझता हूँ कि मेरी गुलामी, मेरा काम करने की जो गुलामी है वो मेरे लिए सबसे दुखदायक मुद्दा है। नेक्स्ट जो रूट कॉज का मैंने कर लिया, नेक्स्ट आता है एमएसपी। जो एमएसपी का फिर मुझे हिंदी में ही कहना पड़ेगा। Oh, okay. Even though I am not able to speak. Okay, then I am very happy. अच्छा, एमएसपी देखिए, सभी ने, हमने हक में, विरोध में, ना होने में, कुछ करने में, हम सभी इस पे इस वक्त हवा में एमएसपी है, जो भी जाओ एमएसपी। लेकिन मैं जो समझता हूँ वो ये कि एम का मतलब है मिनिमम, एस का मतलब है सपोर्ट, पी का मतलब है प्राइस। इट इज मिनिमम, इट इज सपोर्ट एंड इट इज प्राइस। लेकिन अगर मेरे से कोई इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर को खरीदना चाहे तो सिस्टम को क्या तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए ना। मेरी गेहूं मैं 50 रुपए क्विंटल बेचूं, गवर्नमेंट कहती है मैं 50 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई एक और कहता है मैं तुम्हें 60 रुपए देता हूं, तो मुझे नहीं समझ आती कि किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन वो क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको स्टोर करने की इजाजत नहीं है, उसको ले जाने की इजाजत नहीं है, उसको रखने की इजाजत नहीं है। क्यों खरीदेगा? वो 9 शेड्यूल एसेंशियल कमोडिटी आ गया बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बंधक बना दिया एमएसपी का बंधक, इसके ऊपर कोई आएगा ही नहीं। अगर वो आएगा तो वो कौन आएगा? रख नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी ने कुछ करना है तो उसको लाइसेंस लेना है। अगर थोड़ा बहुत किसी ने कुछ करना है उसको लाइसेंस लेना है। लाइसेंस की शर्तें वो जब देखेगा कि ये करना है तो वो मुझे क्यों ज्यादा देगा? फिर वो कहेगा गवर्नमेंट आप मुझे दे दो भाई, मैं तो बहस कर क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि एमएसपी जो है वो कंपल्सरी
प्रोक्योरमेंट हो गई। मुझे मजबूर कर दिया कि मैं पैदा किया हूँ और आप बाहर कहीं ले जा नहीं सकते, किसी को बेच नहीं सकते, जो बेच खरीदना चाहता है वो दे नहीं सकते। फिर मैं पार्लियामेंट की आपसे शेयर करूँगा, वो ये कि